गुड आफ्टरनून। आज यहाँ पर वैसे कोई अतिथि इसलिए नहीं है, चोजन फ्यू कुछ लोगों को स्पेशली इस कोरोना प्रोटोकॉल को ध्यान में रख के केवल उन्हीं लोगों को बुलाया गया जो यहाँ के आलोक के स्पोक्स पर्सन हैं, और वो आलोक की नई इनोवेटिव जो भी एक्टिविटीज़ हैं उनको समाज तक पहुंचाने में वो भी हमारे को सहयोग करते हैं। ऐसे सभी आदरणीय जयराज जी, हरिशंकर जी तिवारी, हमारे आदरणीय कालू भाई कमलेंद्र जी, मनीष जी, अरविंद जी, श्री मोहता जी, अनिल पालीवाल जी, पीछे हमारे वो और भी अलग तरह का स्पोक्स पर्सन है। वो कुछ कमियां भी होती तो वो भी निकाल के ले आता है। शंभू पीछे बैठा है हमारे। तो आलोक के इस नए वेंचर में मैं आप सभी अभिभावकों का और सभी आलोक संस्थान के जो लोग सीधे लाइव पर जुड़े हुए हैं, आप सबकी जानकारी के लिए कि आलोक ने ये प्रयास पूरे समाज में एक ह्यूमन क्राई, इस कोरोना काल के बाद लोगों की, बच्चों की हैंडराइटिंग जो पहले से ही खराब है, वो प्रैक्टिस पूरी तरह से छूट गई। अब वो अच्छे से लिखने की स्थिति में नहीं और लिखना भी नहीं चाहते। इसका ग्रेटेस्ट एग्जाम्पल, जब हमने ऑफलाइन एग्जाम बीच में कंडक्ट किए तो बच्चों ने बहुत कम लिखा, जहाँ 1 पेज लिखना है वहाँ 4 लाइन लिखी। ये इस बात का इंडिकेशन है कि हमारी जो हैंडराइटिंग स्किल्स धीरे धीरे समाज में इस मोबाइल और इस इलेक्ट्रॉनिक, इस ई मीडिया ने हमारे सारे, अब वॉइस टू टेक्स्ट आ गया तो अब बच्चा अब टाइप करने की स्थिति में भी नहीं है, वो सीधे सीधे बोलता है और वो कंप्यूटर वो आपका मोबाइल टाइप कर देता है। ऐसी स्थिति में हैंडराइटिंग स्किल्स की जो बात है वो वास्तव में इट्स अ नीड ऑफ आवर, ये हमारी आज की जरूरत है। और आलोक आज सबसे पहले ये इनिशिएटिव, किसी भी काम को मैं आज यहाँ से इस लाइव टेलीकास्ट के माध्यम से बताना चाहता हूँ। मैं एक एक चीज को गिनाऊं तो आपको आश्चर्य होगा कि आज जो आधुनिक नई शिक्षा नीति में जिन विषयों को लेकर आज दिखाया गया है वो सारी की सारी आलोक में 50 सालों से चल रही है। आलोक ने 30 साल पहले अप्रैल सेशन स्टार्ट किया था। लोगों ने मजाक बनाई थी, जुलाई में स्कूल खुलते हैं, ये 3 लोग से मथुरा न्यारी क्या कर रहे हैं, अप्रैल में कोई स्कूल चलता है। हमने कहा अप्रैल में इसलिए स्कूल चलता है कि नया वर्ष मार्च में आता है और उस समय नए साल की शुरुआत जब होती है तो नए साल की शुरुआत के साथ ही नया सत्र शुरू होना चाहिए। ये कंसेप्ट मैकाले पद्धति का है, इसलिए हम इसको नहीं मानते। जुलाई से हमने अप्रैल में शुरू किया, लोगों ने विरोध किया और आज पूरी दुनिया के सरकारी स्कूल भी आज अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। ये आलोक की देन सारे भारतवर्ष को है। दूसरी बड़ी बात, जिस ग्रेडिंग सिस्टम को लेकर सीबीएसई ने शुरू किया था कि एकेडमिक ग्रेडिंग होनी चाहिए, नॉन एकेडमिक, नॉन स्कॉलिस्टिक ग्रेडिंग शुरू होनी चाहिए, आलोक ने सबसे पहले एकेडमिक और नॉन एकेडमिक ग्रेडिंग को शुरू करने का काम आलोक ने आज से 35 साल पहले किया था। तब लोगों ने मजाक बनाई थी, मार्क्स की बजाय कोई ग्रेडिंग होती है क्या। और आज वो स्थिति है कि सीबीएसई खुद ग्रेड देने की परंपरा को चला रहा है और सब स्कूल वाले उसको मान रहे हैं। जब हमने कहा तब लोगों ने नहीं माना। आज समाज में जो सिस्टम शुरू हुआ, लोग कहते हैं आज बाबा रामदेव ने योग शुरू किया, बहुत अच्छी बात है, उन्होंने पूरे संसार में योग फैलाया। लेकिन हम वो लोग हैं जो 1992 में हमने योग को सिलेबस का पार्ट बनाया। तब लोगों ने मजाक बनाई, योग कैन नॉट बी पार्ट ऑफ द सिलेबस। ये क्या आप मजाक कर रहे हो, आप पढ़ाओगे क्या, पढ़ाने के लिए आ रहे हो, ये योग सिखाने के बाद आ रहे हैं। आज पूरे देश की सरकार कह रही है, नई शिक्षा नीति कह रही है कि योग पाठ्यक्रम का अनिवार्य विषय है। हमने पाठ्यक्रम की किताबें 92 में बनाकर तैयार कर दी थी। आज ये बात छोटी लग रही कि वी आर स्टार्टिंग द हैंडराइटिंग अकेडमी। Maybe people think that what you are doing, this is a part of the day-to-day activity. When a teacher is going to teach in the class first and second, they have the separate time to
to guide the student to have their better handwriting. But unfortunately, the teachers are confined to the syllabus and they are more inclined towards the fulfillment of their routine syllabus in time, and they have to check the copies and they have to prepare the students and they have to more focus on their pedagogy and the learning. They don't have much enough time for the creative writing. In that way, we have focused through this writing academy that they will learn how to write properly. This is our basic concept. We are not talking about the creative writing. We are talking about the handwriting. We are not talking about the calligraphy. Maybe the calligraphy is a part of this, but our focus is more on better handwriting. Our focus is more on correct handwriting. Our focus is more on the student should write properly and they should train their muscles in a proper manner. This is what the concept is. अब बात आती पेरेंट्स को समझाने की. मैं आपको एक बताना चाहता हूं, मैं बहुत ऐसे लोग हैं दुनिया में जो लोग केवल माइंड मैपिंग करते हैं. माइंड मैपिंग इज ए ग्रेटेस्ट थिंग. जो लोग माइंड मैपिंग को समझ जाते हैं, मैं यहाँ बोल रहा हूँ और आप अगर आप कुछ सोच रहे हैं और मैं आपकी आंख में आंख डालकर बात कर रहा हूँ तो मैं आपकी माइंड मैपिंग कर सकता हूँ कि आप क्या सोच रहे हो. द इजी वे इज हैंड राइटिंग. दुनिया में कई ऐसे लोग हैं, ये साइंस है, इट इज नॉट फाकालॉजी नहीं है, ये कोई ज्योतिष शास्त्र की बात नहीं कर रहा हूँ. आई एम टॉकिंग अबाउट द ग्राफोलॉजी. द ग्राफोलॉजी इज द बिग साइंस नाउअडेज. और वो लोग केवल हैंडराइटिंग देखकर ये पता कर लेते हैं कि आपके क्या बीमारी आपको आने वाली है, आपका चरित्र क्या है, आप क्या सोच रहे हो, आप किस तनाव में हो. हम कभी हैंडराइटिंग लिखते हैं, हमारे शब्द लेफ्ट की तरफ मूव करते हैं, हमारे ज़्यादा जो टिल्टेड होते हैं इधर लिखते हैं, हम टेढ़े टेढ़े लिखते हैं. कभी हम हैंडराइटिंग लिखते हैं तो हमारे शब्द राइट हैंड साइड टिल्ट होते हैं, हमारा फ्लो उधर ही चलता है. कभी हमारा फ्लो राइट एंड लेफ्ट दोनों तरफ होता है, टेढ़े मेढ़े चलते हैं, कभी यूं लिखते हैं कभी यूं लिखते हैं, कभी हम मोतियों जैसे लिखते हैं. ये सारा कैरेक्टरिस्टिक्स आदमी के उस पर्सनैलिटी को ग्रूम करने का एक बहुत बड़ा साधन है कि व्यक्ति जब हैंडराइटिंग ढंग से लिखेगा तो उसमें पर्सनैलिटी चेंज भी आएगा. ये ग्राफोलॉजी कह रही है, मैं नहीं कह रहा हूं. तो बच्चा जब अगर बहुत ज्यादा शैतान है, बहुत ज्यादा बदमाश है, बहुत ज्यादा कंसंट्रेट नहीं कर पाता है, वो पढ़ाई पे फोकस नहीं कर पाता है, आस्क हिम टू राइट वन पेज एवरी डे विद फोकस्ड एटीट्यूड. अगर ये कर लेगा उस बच्चे में कंसंट्रेशन डेवलप होगा. हैंड राइटिंग इज नॉट मियरली हैंड राइटिंग, इट इज बेसिकली ए मेडिटेशन, इट इज बेसिकली ए कंसंट्रेशन, इट इज बेसिकली ए पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, इट इज बेसिकली ए ग्रूमिंग टू नो. और अब मैं आपको बता रहा हूं केवल हिंदुस्तान में कम है, बाकी सारी दुनिया में ग्राफोलॉजिस्ट हैं. वो ग्राफोलॉजिस्ट इस बात को एनालिसिस करते हैं कि आने वाले भविष्य में आपसे एक पेज लिखवाएंगे, 4 लाइन लिखवाएंगे, कुछ शब्द लिखवाएंगे और वो पता पड़ेगा कि इसके मन में क्या चल रहा है और आने वाले समय में इसमें क्या बीमारी आने वाली. और 99% उनके जो रिजल्ट्स हैं, जो उनकी हाइपोथेसिस है, वो 100% तो नहीं 99% सही निकली है. इसलिए ये एक बहुत बड़ी साइंस है जिसमें हमने एक गेट ओपन किया है. इसमें हम रिसर्च करेंगे. मैं खुद पर्सनली एक रिसर्च स्कॉलर हूँ, मेरा एटीट्यूड ही नई नई चीज़ें खोज करना है. तो मैं ये करके बताऊंगा कि हैंडराइटिंग किस तरह व्यक्ति के व्यक्तित्व को प्रभावित करती है और कैसे व्यक्तित्व को निखार सकती है. तो मैं ये बात कह रहा हूं कि अगर आपको व्यक्तित्व निखारना है तो आप अपनी हैंडराइटिंग पर फोकस करिए. हमारे यहां पर बोला गया शब्द ब्रह्म, शब्द ब्रह्म है. ब्रह्म किसी ने देखा नहीं है, शब्द को ब्रह्म कहा है. इसलिए हमारा पहला नाद क्या है, ब्रह्मनाद शब्द क्या है, ओम. जब हम ओम बोलते हैं तो हमको संपूर्ण सृष्टि का, संपूर्ण ब्रह्मांड का, पूरे समस्त चराचर जगत का, ईश्वर का भाव वहीं तुरंत लग जाता है सामने. कहा ओम बोला मतलब ईश्वर है. दिख नहीं रहा है ईश्वर आपको, लेकिन वो भाव उस ओम शब्द में है. यानी शब्द ब्रह्म है, वो ब्रह्म से ब्रह्मा नहीं है. हम कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि ब्रह्मा
के बारे में कह रहे, ब्रह्मा के नहीं, ब्रह्मा तो वो भ्रम है, उस पे मत जाइए। मैं ब्रह्म की बात वो कर रहा हूं जो निराकार सत्य है। और वो निराकार सत्य को जब हम साकार रूप में लाने की कोशिश करते हैं तो वो शब्द बन जाता है। और जब शब्द का संयोजन एक पर्टिकुलर एक पीरियड में संयोजित करके थ्रो किया जाता है तो वो ध्वनि बनती है। जो वो ध्वनि जो है वो मंत्र में परिवर्तित होती है। जो मंत्र में परिवर्तित हो जाती है तो वो त्राण करती है, मुक्त करती है आपके भावों को। अगर विरोधाभास है, आपके नेगेटिव एनर्जी है, जो आप बोलते हो ओम असतो मा सदगमय, तो तुरंत आपके अंदर वो वाइब्रेशंस पैदा होता है। ये इसका एक मंत्र का बहुत बड़ा सिद्धांत है जिसको आज एजुकेशन सिस्टम ने समझाया नहीं है। आलोक समझाने की कोशिश करता है। मैं आपसे फिर निवेदन करना चाहता हूं कि अपने बच्चों के बोलने पर भी ध्यान दीजिए, अपने बच्चों के लिखने पर भी ध्यान दीजिए। लिखना और बोलना, दीज आर द टू communication skills. If you don't focus on reading and writing, if you don't focus especially the writing skills, they won't be able to communicate properly. आज मैं आपको दुर्भाग्य है, आज हम में से कितने ऐसे लोग हैं जो हम वो जनरेशन है जिसने माँ बाप से शर्म करी। कभी हमने हमारे बाप को जाके नहीं कहा हम पिताजी हम आपसे बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन हम अपने पिता से बहुत प्रेम करते थे, करते हैं, लेकिन हमने कभी कहा नहीं। क्यों नहीं कहा? क्योंकि हम शब्दों से उस बात को कह के हम उसको नीचा नहीं गिराना चाहते। तो हम लिखते थे, परम पूजनीय पिताजी सादर चारण स्पर्श। दूर जाकर वो जो चिट्ठी लिखी जाती थी, वो चिट्ठी का संदेश उस पिताजी के मन में भाव पैदा करता था कि मेरा बेटा दूर जाकर मुझे कैसे याद कर रहा है। वो तड़प होती थी, वो भाव होता था। मेरे पिताजी ने जब मेरे को जिंदगी में बहुत सारी चीजें दी, उन्होंने सब कुछ उन्हीं का दिया, लेकिन उन्होंने मेरे जिंदगी में एक ही गिफ्ट दिया। उन्होंने एक कागज उठाया, आलोक संस्थान का ही कागज था, भाई देव फोल्डर था, वो भी हमने उनको भेंट किया था, आपके कागज रखना। तो उन्होंने उस फोल्डर को खोला और उसके ऊपर लिख दिया, आई एम प्राउड ऑफ यू माई सन। वो मैंने तस्वीर पर लगाकर चढ़ाकर लिखा क्योंकि उनकी हैंडराइटिंग से लिखा हुआ है। दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ हैंडराइटिंग। वट एवर ही सेड अबाउट मी दैट इज रिकॉर्डेड एंड यू एवरीबडी नोज, आप सभी जानते हैं। बट वट एवर द सिंगल लेटर, सो मेनी टाइम्स, मैं नागदंडी आश्रम में था, मैंने मेरे पिताजी को चिट्ठी लिखी। 21 दिन में वहां था तो मैंने पिताजी को मेरी जिंदगी में पहली बार चिट्ठी लिखी। मैंने नारायण जी को चिट्ठी लिखी, मैंने मेहता दीदी को चिट्ठी लिखी, मैंने मेरे दोस्तों को चिट्ठी लिखी। मैं रोज एक पोस्ट कार्ड लिखता था। वो पोस्ट कार्ड की चिट्ठियां उन्होंने संभाल के रखी। उनके जब लेटर वापस मेरे पास आए, मैं समझ सकता हूं भाव उस चिट्ठी का इंतजार कितना महत्वपूर्ण होता है। वो चिट्ठियां जब उस नागदंडी आश्रम में 21 दिन में तो मेरी गई और आई जितने में वो 20 दिन हो गए। तो वो 20वें दिन जब वो चिट्ठियां आई तो मैं ऐसा लगा जैसे मेरी जिंदगी की लॉटरी खुल गई। सबकी चिट्ठियां मैंने पढ़ी, वो संभाल के रखी, आज भी रखी हुई। वो अमानत है। द राइटिंग इटसेल्फ इज द ग्रेटेस्ट थिंग। अगर किसी के लिए भाव लिख सको तो सच्चे हृदय से जब हम भाव लिखते हैं, एक कालू भाई सवेरे रोज एक व्हाट्सएप पे मेरे लिए एक फोटो लगा कुछ भी लिखते हैं, ये इनके भाव हैं। शायद ये नहीं होता तो कहीं किसी डायरी में लिखते और मुझे भेजते कि मैंने आपके लिए लिखा है। रोज लिखते हैं, इनकी मन की इच्छा है, लिखते हैं तो इनके मन के भाव पता चलता है कि मेरे बारे में क्या सोचते हैं, अनुभूति। तो हैंडराइटिंग केवल हैंडराइटिंग नहीं है, एक एहसास है। हैंडराइटिंग व्यक्ति के व्यक्तित्व का वो चित्र है, जब वो लिखता है तो टूटे फूटे उन शब्दों में उसके चरित्र का भी बखान हो जाता है। कई लोग उसको एनालिसिस करते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हैंडराइटिंग से व्यक्ति के व्यक्तित्व को पहचान लेते हैं कि ये व्यक्ति कैसा है। बहुत से लोग हैं ग्राफोलॉजी में सिग्नेचर से एक्सपर्ट, इसलिए सिग्नेचर जो इनिशियल्स होते हैं वो कॉम्प्लिकेटेड नहीं होने चाहिए। मुझे एक जने ने कहा आपके साइन बहुत कॉम्प्लिकेटेड हैं, इसको आप बैंक के लिए रखिए। आई सेड ओके एंड देन आई चेंज माई सेल्फ। आपने देखा होगा मेरे जो ओरिजिनल सिग्नेचर है वो थोड़े कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन मेरे इनिशियल केवल पी होके और एक लंबी लकीर है और कुछ नहीं है। आई चेंज माई सेल्फ। उन्होंने कहा कि जितने सिंप्लीफाइड आपके सिग्नेचर इनिशियल्स होंगे उतनी सिंप्लिसिटी बनी रहेगी, उतनी सिंपली लोग आपसे जुड़े रहेंगे। जितने आप कॉम्प्लिकेटेड सिग्नेचर करते चले जाएंगे उतने कॉम्प्लिकेटेड होते जाएंगे, लोग आपसे कॉम्प्लिकेशंस बढ़ाते चले जाएंगे।
उसने मेरे को आधे घंटे समझाया, मैं समझा, मैंने बदल दिया, एंड आई रियलाइज्ड इट। मैं आज ये सब बातें रहस्य की बातें कर रहा हूं जो पहले कभी नहीं की, लेकिन ये इतनी महत्वपूर्ण है। बच्चों को हैंड राइटिंग पर फोकस करिए, बच्चों की हैंड राइटिंग सुधरेगी तो उनका चरित्र सुधरेगा, उनका व्यक्तित्व सुधरेगा, उनका बोलने का तरीका सुधरेगा, उनका मन सुधरेगा, उनका कंसंट्रेशन बढ़ेगा। दैट्स व्हाई वी हैव इंट्रोड्यूस्ड द हैंड राइटिंग एकेडमी। थैंक यू वेरी मच। आप सब लोगों ने मेरी बात को सुना, और जो लाइव पर बात सुन रहे हैं, आज हमने लाइव इसीलिए किया, ये परमानेंट है। अब लोग इसको फेसबुक पे जब चाहे ऑन करके इस लिंक को खोल के देखें। मैं तो चाहूँगा कि जो लोग यहाँ बैठे हैं वो भी अपने बच्चों को ये चीज़ सुनाएं ताकि उनको पता चले। और आज स्पेशली मैंने कुछ लोगों को बुलाया, मैंने 12 लोगों को बुलाया था, उसमें से 5, 6, 7, 8, 9 लोग आए हैं। 3 लोग किन कारणों से आए मुझे नहीं पता, कहीं अटक गए होंगे। इसलिए बुलाया कि आप लोग आलोक की जो अच्छाइयाँ हैं, अब समय आ गया है कि आलोक की अच्छाइयों को प्रमोट करें। केवल आप हमारे यहाँ आए, हमारे फंक्शन अटेंड करें, नाश्ता करें, बहुत बढ़िया रहा कह के चले जाए, इसकी आवश्यकता नहीं। आप तो परिवार के सदस्य। अब जरूरत है इस चीज़ को, इस मिशन को जो आलोक ने खड़ा किया उसको जन जन तक पहुंचाएं और लोगों को आलोक से जोड़ने का प्रयास करें। इसके लिए आज हमने आपका समय लिया। समय पूरा आज हमने आपका 2 घंटे लिए हैं, लेकिन हम वर्चुअल मीटिंग में 2 घंटे दे सकते हैं, तो फिजिकल मीटिंग में तो दे ही सकते हैं। आप सब लोगों ने मुझे बहुत ध्यान से सुना। हमारा ये कार्यक्रम बहुत सफल रहा। ठीक है, टेक्निकली बीच में कुछ चीज़ें जरूर रही, लेकिन वो लोगों को नहीं पता, हमको पता है। हम इस एकेडमी को सफल करेंगे, लोगों की हैंडराइटिंग सुधारेंगे, लोगों का कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे और हम उनको अच्छा व्यक्तित्व प्रदान करने की कोशिश करेंगे। यही हमारा उद्देश्य है। इंफॉर्मेशन सेंटर खुला रहेगा 3 बजे से, सवेरे से खुलेगा, लेकिन 3 बजे से 7 बजे जब स्कूल बंद हो जाएगा तो ये इंफॉर्मेशन सेंटर वर्क करेगा। किसी को कोई ज़रूरत हो, कोई बातचीत हो, कभी कुछ रह गया, कोई बात है, किसी के नए हायर एजुकेशन की एडमिशन की बात हो, मेडिकल की बात हो, जो भी बात हो, 7 बजे तक ये इंफॉर्मेशन सेंटर हमारा वर्क करेगा। ये भी एक पहला एक्सपेरिमेंट है स्कूल लेवल पे, तो दिस विल वर्क। होपफुली जो लोग मुझे सुन रहे हैं वो मेरी बात समझेंगे भी। आप सभी ने बहुत अच्छे से मेरे इस काम में सहयोग किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।